नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव और आप मेरे साथ देख रहे हैं हॉन्टेड एफएम। और मैं आज फिर एक नई कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अक्सर हम लोगों ने ऐसा बहुत बार देखा है कि लोग बाग सस्ते के चक्कर में हमेशा फंस जाते हैं। अब वो फंसना कुछ भी हो सकता है, घर, गाड़ी, बंगला और भी बहुत कुछ। लेकिन कभी कभी ये फंसना कुछ अननेचुरल सी चीज़ों के साथ जोड़ा जाता है। कई बार तो ये बात सच होती है तो कई बार झूठ। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे आज की कहानी के किरदार और उसके परिवार के साथ। दरअसल जो आज के किरदार है ये मेरे एक सोशल मीडिया फ्रेंड है। हमारी मुलाकात उसी पर हुई थी और जब उन्हें पता चला कि मैं ऐसी कुछ वीडियोस बनाकर आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं तो उन्होंने भी उनके नए घर का एक किस्सा शेयर किया है। तो वही मैं एक स्टोरी के रूप में आपको सुनाने जा रहा हूं। तो आज की कहानी अभय शर्मा की जुबानी। तो बिना समय बर्बाद करे कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अभय शर्मा है और उम्र मेरी 21 साल है और मैं एक कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा हूँ। परिवार में मेरे पिता, जिनका नाम राकेश शर्मा है, वो एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में अच्छी पोस्ट पर हैं। और मेरी माता जी, जिनका नाम है सुनीता शर्मा, वो एक हाउस वाइफ है। और हम लोग देहरादून की एक पॉश कॉलोनी में किराए के घर में रहा करते थे। और बहुत टाइम से हमारे घर में बात चल रही थी कि हमें अब किराए का घर छोड़कर खुद का घर ले लेना चाहिए। बस यही टॉपिक लेके हम लोग रोज घंटों बातें करते थे कि हमें ऐसा घर लेना चाहिए, वैसा लेना चाहिए। उस टाइम पर इतनी सेविंग्स नहीं थी हमारे पास कि हम एक अच्छा सा नया घर ले लें। लेकिन आज वो सेविंग्स हैं कि हम नए घर ले सकते हैं। तभी एक दिन फैमिली डिस्कशन चल रहा था कि हमें किस तरह का घर लेना चाहिए। तभी मम्मी और मेरा सेम आंसर निकला। तभी मेरी मम्मी बोली कि अभी अपन जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, अगर ऐसी कॉलोनी में घर मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसी कॉलोनी में रहने की हमें अब आदत पड़ चुकी है। अगर हम इससे नीचे जाएंगे तो हमें बहुत दिक्कतें होंगी। पिताजी भी इस बात से एग्री हो गए और अगले ही दिन से ब्रोकर्स को काम पर लगा दिया गया एक नया घर ढूंढने के लिए। हर दिन, हर रोज, हर एक ब्रोकर एक नया घर ढूंढ कर लाता और हम सभी उसको देखने के लिए जाते। तो हर जगह हमें कुछ ना कुछ कमी महसूस होती। जैसे किसी घर का टेक्सचर अच्छा नहीं है, तो कोई घर बढ़िया है तो आसपास का माहौल हमें सही नहीं लगता। इस तरह की बहुत सी चीज़ों का हम सामना कर रहे थे। और जिस तरह के हम लोग हालात देख रहे थे, मुझे नहीं लगता था कि इस साल भी हमें खुद का नया घर देखने को मिलेगा। काफ़ी मशक्क़त के बाद और मेहनत के बाद फाइनली एक ब्रोकर हमारे घर आया और हमारे लिए एक ऐसा ऑफ़र लाया जिसमें हमारा 50-50 चांसेस हो रहा था। मतलब 50% लेने का और 50% ना लेने का, क्योंकि हमें तो नया घर लेना था। पर वो जो घर लेकर आया था वो सेकंड हैंड था। पर फिर भी हम लोग मन मारकर उस घर को देखने चले गए। घर पहुंचते ही पहले हमें आसपास की कॉलोनियां दिखी। काफ़ी पॉश कॉलोनियां लग रही थी और घर भी काफ़ी डिस्टेंस में बने हुए थे। एकदम शांत माहौल जैसा हमें चाहिए था। पार्किंग स्पेस भी बहुत प्यारा था और सबसे प्यारी बात, घर पूरा 2 मंजिला था। हमारा मूड बदल चुका था कि हम वो घर को नहीं लेंगे। पर जैसे ही ब्रोकर ने उसका प्राइस बताया, प्राइस उसका बहुत सस्ता था। मतलब जितनी पापा के पास सेविंग्स थी वो घर हमें उतने में ही पड़ रहा था। मतलब हमें दूसरा कोई लोन नहीं लेना पड़ेगा। प्राइस सुनकर हम थोड़ा शॉक्ड हो गए थे कि इतनी पॉश कॉलोनी में इतने सस्ते दामों में इतना बड़ा घर कैसे मिल सकता है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तब उसके बाद ब्रोकर ने हमें पूरे प्रॉपर्टी पेपर दिखाए, वो भी पूरे लीगल थे। मतलब हमारे साथ कोई धोखाधड़ी वाला चांस नहीं था। अब ये सब देखकर हमने वो घर लेने का प्लान बना लिया और देखने के लिए धीरे धीरे घर के अंदर एंटर कर रहे थे। घर की हालत काफ़ी खस्ता लग रही थी, जैसे बहुत टाइम से इसका रेनोवेशन नहीं करवाया गया। दीवारों के पेंट की पपड़ियाँ निकल रही थी, हल्की फुल्की सीलन जमा हो रही थी और घर के पास छोटा सा गार्डन बनाया था
और उसके अंदर था एक पेड़। वो पेड़ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज का है, क्योंकि वो पूरा सूख चुका था, जैसे उसमें कुछ जान हो ही ना। पर खड़ा ऐसे था कि अब भी 2 मिनट बाद ये हरा हो जाएगा। हम लोग घर में जैसे ही एंटर करें, सामने ही हॉल था। हॉल के साइड में किचन था और साइड में ही एक बेडरूम दे रखा था। हम धीरे धीरे घर को विजिट करते करते ऊपर वाली मंजिल में गए। वहां का डिजाइन भी बहुत प्यारा लग रहा था, कि सामने ही हमें एक बालकनी दे रखी थी और बालकनी में स्पेस बहुत अच्छी थी। मतलब हम परिवार के तीनों लोग बालकनी में आराम से बैठकर शाम की चाय का मजा ले सकते थे। तभी विजिट करते करते हम उस दूसरी मंजिल के एक कमरे में पहुंचे। वहां पर हमें कुछ अजीब सा दिखा। कमरे के फर्श पर मैंने ध्यान से नोटिस करा तो वहां पर लाल रंग से कुछ निशान बनाकर रखा था। निशान काफी हल्का हो चुका था, इस वजह से मैं उसे अच्छी तरह से पहचान नहीं पाया। और निशान के चारों तरफ मुझे काली परत दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहां पर कुछ दिए जलाकर रखे हों। मैंने ये बात पिताजी को बताई तो उन्होंने इस बात पर गौर किया, और जैसे ही ब्रोकर से ये सवाल करने वाले थे, इतने में घर का ओनर आ चुका था। पापा से बातचीत करने लगा और पूछा कि कैसा लगा आपको ये घर। पिताजी बोले घर तो बहुत प्यारा है और आसपास का एरिया भी बहुत अच्छा लगा, शांत वातावरण है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि घर की हालत इतनी खराब कैसे हो चुकी है और ये फर्श पर ऐसा निशान। तभी ओनर ने बात काटी और बोलने लगा कि बात दरअसल ये है कि इस घर में सिर्फ किराएदार रहा करते थे और मैं उनको किराए पे देकर चला जाता था। दरअसल मैं आउट ऑफ कंट्री रहता हूँ, तो इस घर पर ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाता। और जो यहाँ पर किराएदार रहते थे, उन्हें सिर्फ रहने से मतलब था। घर का हालत कैसा हो रहा है, कैसा दिख रहा है, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं था। और प्रॉपर्टी के नाम पर मेरे पास इंडिया में सिर्फ यही घर था और रिसेंटली वो किराएदार भी जा चुके थे। अब घर मेरा खाली था और मुझे इसे बेचना था, इसलिए मैं इन सस्ते दामों में बेच रहा हूँ। और कोई बात नहीं है, अगर आपको ये घर पसंद है और लेना चाहते हैं तो अपन आगे बात करते हैं, नहीं तो मेरे पास और भी बहुत सारे ग्राहक हैं। पिताजी को वो आदमी बात करने में बहुत डिसेंट लग रहा था, तो उन्होंने फटाफट घर को लेने के लिए हाँ कर दी और हमको बोले कि तू मम्मी को लेकर घर जा, मैं सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाता हूँ। रास्ते में मम्मी को लाते वक्त मैं मम्मी से बात कर रहा था कि मम्मी, आपको घर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? तब मम्मी भी बोल रही थी, अजीब तो लग रहा है बेटा, पर अपन क्या बोल सकते हैं, पिताजी को पसंद है तो अपन को भी पसंद करना होगा। शाम होते होते हम लोग घर पहुंच चुके थे और उतने में पिताजी भी आ चुके हैं। और थोड़ी देर बाद मम्मी चाय लेकर आ गई और हम लोग उस बात को लेकर डिस्कशन करने लगे। पहले मैंने अपनी बात रखी कि पापा, आपको वो घर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा था? और वो निशान मैंने आपसे पूछा था ना कि पूछो उनसे। तब उन्होंने बोला कि मैंने पूछा था उनसे, बट वो इतना कुछ खास नहीं है। वो बोल रहे थे कुछ पेंट वगैरह गिर गया होगा। फिर माताजी बोले, बाहर की तरफ से घर बहुत पुराना सा लग रहा है, उसका अपन क्या करेंगे? फिर पिताजी बोले कि यही तो मैंने दिमाग लगाया था। दरअसल जो मैंने सेविंग की थी, उस सेविंग में कुछ पैसा मेरा बच जाएगा और उस बचे हुए पैसे से मैं बाहर का रेनोवेशन करवा दूंगा, तो घर पहले जैसा वापस नया दिखने लगेगा। फिर माताजी की तरफ से एक और सवाल आया कि जो गार्डन में वो पेड़ खड़ा है, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पिताजी ने उनकी बात काटते हुए कहा कि तुम बहुत सवाल करती हो, इतना मत सोचा करो। जैसा तुम्हें घर चाहिए था वैसा इतने कम दामों में मिल गया है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। धीरे धीरे हमें वहां की आदत पड़ जाएगी, तब हमें कुछ अलग नहीं लगेगा। कुछ दिनों बाद घर पूरी तरह से हमारे नाम पर हो चुका था। उसके बाद पिताजी ने जो बचे हुए पैसे थे, उसमें घर के रेनोवेशन के लिए कुछ वर्कर्स हायर करे और अगले ही दिन से घर का रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो चुका था। मैं और पिताजी भी वहां खड़े होकर काम करवा रहे थे। तभी मैंने देखा कि घर की जो दूसरी मंजिल पर एक वर्कर लटक कर
सफाई कर रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे आ गिरा। भगवान का शुक्र है कि उसे कुछ जान मान की हानि नहीं हुई। उसका पैर फ्रैक्चर हो चुका था। हमें ये नॉर्मल सी घटना लगी, इसलिए हमने इतना उस पर ध्यान दिया नहीं। फिर जैसे तैसे वहां की सफाई हुई। तब पेंट करने की बारी थी। तो पेंट की बाल्टियां जैसे ही खोली तो वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। देखने पर ऐसा लगा कि किसी ने जानबूझकर उसके अंदर मिट्टी डाली हो। वो देखकर पापा का दिमाग बहुत खराब हो चुका था। उन्होंने सभी वर्कर्स और ठेकेदार को बुलाया और बोले, अगर तुम लोगों को काम ढंग से नहीं करना है तो मत करो, फालतू मेरे पैसों की बर्बादी हो रही है। तभी ठेकेदार बोला, ऐसी बात नहीं है सर, जो भी आप पेंट लाए थे वो आप ही के सामने सील पैक पड़ा हुआ है और हमने अभी तक उसको छुआ तक नहीं है। पापा को भी लगा बात तो ये सही बोल रहा है। फिर क्या ही करते, हम लोग दुकान जाकर दूसरा पेंट लेकर आए और घर को पेंट करने का काम चालू हुआ। एक बार की बात है, जब ये घर में रिनोवेशन चल रहा था तो मैं ऐसे ही घर में घूमते घूमते उसी कमरे के पास पहुंचा जहां पर वो लाल रंग का निशान था। गेट दरअसल वहां का बंद था और मैं उसकी तरफ पीट करके बालकनी की तरफ बढ़ रहा था। तभी मुझे पीछे से हल्की सी आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है, अभय, अभय। मैं जैसे ही पीछे पलटा तो पीछे कोई नहीं था। मुझे उस वक्त बड़ा अजीब लगा कि ये क्या हुआ, और अगले ही पल मैंने सोचा कि दिमागी हेलुसिनेशन है। कभी कभार खाली घरों में ऐसी आवाजें सुनने को मिल जाती हैं जो पूरी तरह काल्पनिक होती हैं। मैं जैसे धीरे धीरे बालकनी की तरफ बढ़ रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे वाले कमरे से भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। मैं झटके से जैसे पीछे मुड़ा तो देखा पीछे कोई नहीं था। वो जब सीन हुआ था ना मेरे साथ, तो उस वक्त बॉडी पर हल्की सी ठंड का एहसास हुआ था। मेरे दिमाग में ख्याल भी आया कि ये क्या हुआ एकदम से। एक बार तो इत्तेफाक अपन कह सकते हैं, पर उसी वक्त दूसरी बार। ये सोचकर मैं उस रूम का दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा था। जैसे ही मैं कुंडी के पास पहुंचा, तभी पीछे से आवाज आई। आवाज मेरे पिताजी की थी। वो बोले कि अभय चल, शाम हो चुकी है, सारे मजदूर घर की तरफ जा चुके हैं, हमें भी अब निकलना चाहिए। तभी मैंने उस कमरे को नहीं खोला और पापा की बात मानकर वापस नीचे चला गया। घर को अच्छी तरह से लॉक किया और हम लोग अपने किराए के घर में वापस चले गए। मैंने मम्मी को ये सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा वहां पर आज मेरे साथ हुआ था। पिताजी भी बात सुन ही रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि तू ज्यादा ही सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। घर दरअसल बहुत टाइम से खाली था, इस वजह से तुझे ऐसा महसूस हुआ होगा। देख मुझे, मैं भी तो तेरे साथ पूरा दिन वहीं पर था, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। जैसे तैसे घर का सारा काम, सारा रिनोवेशन खत्म हुआ। अब घर हमारे लिए तैयार था। अगले दिन हमें वहां पर रहने के लिए जाना था, मतलब शिफ्ट होना था। तभी माताजी बोले, ऐसा मत जाओ, पहले उस घर की पूजा करवाएंगे, पंडित जी को बुलवा के हवन करवाते हैं, उसके बाद अपन उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। हमें भी ये बात सही लगी कि पहले पूजा करवा लेते हैं, उसके बाद वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। मेरे कांटेक्ट के एक पंडित जी को मैंने कॉल किया और घर की पूजा और शुद्धिकरण कराने के लिए उन्हें निमंत्रण दिया। पंडित जी ने एक शुभ मुहूर्त निकाला और हमें एक तारीख दे दी और बोले कि अगर इस दिन आप गृह प्रवेश करोगे तो आपके लिए शुभ होगा। अब मेरे ऊपर दिन बहुत भारी कट रहे थे क्योंकि अपना खुद का घर था, पर वो एक समय से पहले हम उसमें जा नहीं सकते थे। जैसे जैसे वो दिन आया और पंडित जी ने जो जो सामग्री हमें बोली थी वो सब मैंने उस घर में ले जाकर रख दी। बस इंतजार था तो सिर्फ पंडित जी का। हम लोग सभी बेसब्री से पंडित जी का इंतजार कर रहे थे। 8 बजे से लेके 10-11 बजे तक का समय निकल चुका था और मुहूर्त का समय लगभग पास था। तभी मैंने पंडित जी को फोन लगाया। उनका फोन लगा नहीं। एक बार, 2 बार, 3 बार। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पंडित जी खुद समय देकर क्यों फोन नहीं उठा रहे हैं। तभी पिताजी बोले, एक काम कर,
तू उनके घर चले जा, शायद किसी काम में फंस गए होंगे। मैं जैसे ही घर गया तो घर पर बहुत लोगों की भीड़ लगी थी। पूछताछ करने पे पता चला कि पंडित जी को कल रात में दिल का दौरा पड़ा था। इस वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मुझे ये घटना बहुत अजीब और बहुत दुखद लगी थी। तभी ये बात मैंने अपने पिताजी को बताई। पिताजी बोले कि एक काम कर, चल जाने दे, दूसरा कोई पंडित हो तो उन्हें यहाँ पर ले आ। मैंने भी ठीक ऐसा ही किया। मेरे फ्रेंड से बोलकर मैंने दूसरे पंडित को घर की तरफ लेकर गया। रास्ते भर तो वो बहुत खुश था, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, उसकी हंसी एक पल के लिए गायब हो चुकी थी। उसका मुंह उतर रहा था। उसके चेहरे पे एक अजीब सा डर दिख रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ पंडित जी? अभी तक तो आप हंस हंस के बातें कर रहे थे, एकदम से कुछ याद आ गया क्या? तभी वो बोले, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मुझसे पूछे कि घर लेने से पहले तुम लोगों ने आसपास पूछताछ करी थी? मैंने कहा, नहीं पंडित जी, इतना समय नहीं मिला। कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो पंडित जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर बार बार पता नहीं उसका ध्यान उस घर के पास जो पेड़ था उस पर जा रहा था। जैसे तैसे हम लोग अंदर गए, पूजा शुरू हुई और भगवान की कृपा से पूजा संपन्न हो चुकी थी। पंडित जी ने अपनी दक्षिणा ली और वहां से चले गए। उस रात भी हम घर पर ताला लगाकर अपने किराए के घर पर आ गए। मैं बहुत खुश था कि ये इस घर में हमारी आखिरी रात होगी। कल की सुबह हमारे अपने घर में होगी। सुबह होते ही मैं और पापा पूरी तरह से भिड़ चुके थे सामान को शिफ्ट करने के लिए, और लगभग 3-4 बजे तक हमने सामान शिफ्ट कर लिया। मस्त रात में वहां पर खाना बनाया, खाना खाया और शाम को बालकनी में आकर बैठ गए थे और रात होते ही अपने अपने रूम में सोने चले गए। और जो दूसरी मंजिल का जो कमरा था उसको हमने स्टोर रूम बनाया था। और पापा भी अब जॉब पे जाना चालू कर चुके थे। मैं अपना कॉलेज आना जाना शुरू कर चुका था और मम्मी भी अब घर के काम में लग चुकी थी। धीरे धीरे हमें वहाँ की आदत होने लगी थी। तभी एक रात की बात है, हम सब खाना वाना खाकर बालकनी में बैठे थे तो मेरी नज़र हल्की सी उस पेड़ पर गई थी। मुझे ऐसा लगा कि उस पेड़ के अंदर से कोई आंखें हमें देख रही हैं। जैसे मैंने गौर किया और मम्मी को बताया, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे लगा शायद मन का भ्रम होगा। फिर रात हुई, हम सोने चले गए। तभी अगले दिन से मैं महसूस कर रहा था कि मम्मी थोड़ी डरी डरी सी रहती है। मैंने पूछा, क्या बात है मम्मी, आजकल आप बहुत डरे डरे से रह रहे हो, कुछ बात है तो बताओ। तब जाकर मम्मी ने मुझे बात बताई। बोली कि दरअसल बेटा, मैं बहुत दिन से महसूस कर रही हूँ कि जब भी मैं किचन में खाना बनाती हूँ ऐसा लगता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और सिर्फ मुझे देख रहा है। कभी खाना बनाते बनाते अगर मैं टीवी देखने लग जाऊं तो खाना बनते बनते खराब हो जाएगा, कभी उसमें नमक ज़्यादा हो जाता तो कभी मिर्ची। और ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था कि मैं खाने में गड़बड़ी कर दूं। उस बात पर मैंने भी गौर किया कि शुरू शुरू में 1-2 बार मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था और वो सारी बातें मम्मी को मैंने डिटेल में बताई। हम दोनों को लग रहा था कि घर में हम तीनों के अलावा कुछ और भी है जो हमारी नज़रों से छुपा हुआ है। तभी एक रात की बात है, मैं अकेला बालकनी में बैठा था। समय कुछ हो रहा होगा 9-9:30 बजे। मम्मी नीचे खाना बना रही थी और पापा उस पेड़ के पास खड़े होकर फोन पे किसी से बातें कर रहे थे। तभी नीचे से मम्मी की आवाज आई कि बेटा, पापा को बुला ले, खाना तैयार है और तू भी नीचे आ जा। मैं खड़ा होकर पिताजी को आवाज लगाने लगा कि पापा, खाना रेडी है, आ जाओ। पापा ने बिना मेरी तरफ देखे 5 मिनट का इशारा करा और वो सुनकर मैं नीचे आ चुका था। लेकिन नीचे देखा तो पापा तो नीचे टीवी देख रहे हैं और मम्मी अभी भी खाना बना रही है। मैं एक पल के लिए शॉक था कि ये हुआ क्या। तभी मैंने बोला, वाह पापा, अभी तो मुझे आप बोल रहे थे कि 5 मिनट में आता हूँ और आप मेरे पहले आके बैठ गए। तभी पापा ने कहा, तू क्या पागल वागल हो गया है क्या? मैं तो कब से घर में ही बैठा हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, क्या पापा मजाक करते हो? मम्मी, चलो लाओ खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है। मम्मी बोली, कौन सा खाना?
अभी तो मैं बना रही हूँ। तभी मैंने बोला कि अभी तो आपकी आवाज़ ऊपर आई थी कि खाना तैयार है, पापा को बुला लो। तभी मम्मी बोली, तू सच में पागल हो गया है, मैंने कब आवाज़ दी तुझे? मम्मी के वो शब्द के बाद मैं बहुत डर चुका था, और डरूं भी क्यों ना, क्योंकि जो मैंने सुना था वो क्रिस्टल क्लियर घर वालों की आवाज़ थी। जैसे तैसे मैंने खाना खाया और मैं अपने रूम में सोने आ गया। अब नीचे जहाँ मेरा रूम था उसके पास एक खिड़की थी, और खिड़की से वो पेड़ पूरा दिखता था, और खिड़की पर कांच ट्रांसपेरेंट लगे थे, मतलब आजू बाजू का देख सकते थे। तभी रात के 12 या 1 बजे होंगे, मेरी नज़र उस खिड़की पर पड़ी, तो मैंने देखा कि वहां पर कुछ दिया जल रहा है और उसको एक लेडीज जला रही है। मैंने उसे आवाज देकर पूछा, इतनी रात को आप उस पेड़ के पास क्या कर रही हो? पर उसका कोई जवाब नहीं। मैंने दोबारा चिल्लाकर पूछा, उसका कोई जवाब नहीं। उसके बाद मैं गुस्से से बाहर की तरफ बढ़ा। इतने में मेरी माँ और मेरे पापा दोनों जाग चुके थे। उन्होंने पूछा, क्या पागल हो गया है कि इतनी रात में कहाँ जा रहा है बाहर? तभी उनको मैंने अपनी सारी बात बताई कि वो पेड़ के पास एक लेडीज है, वो कुछ कर रही है। मैंने 2-3 बार उसको आवाज़ दी पर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, इसलिए मैं बाहर देखने जा रहा था। तभी वो दोनों भी मेरे साथ बाहर आए, और जैसे ही मैं पेड़ के पास आया तो वहां पर कुछ नहीं था, कोई लेडीज नहीं थी। तभी पिताजी ने पूछा, तुझे हुआ क्या है भाई? मैं तुझे बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ, तू बहकी बहकी बातें करने लगा है। तभी उन्हें मैंने सारी बात बताई कि पापा ऐसी ऐसी बात है और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं इतना बता ही रहा था, तभी हमारी घर की छत पर मुझे कोई खड़ा होता हुआ दिखा। मैंने तुरंत घर वालों को दिखाया, उन्हें भी हल्का सा कुछ दिखा था पर श्योर नहीं थे। तभी पिताजी ने बोला, हवा की वजह से ऐसा तुम्हें लगा होगा कि कोई खड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। और गृह प्रवेश से पहले हमने तो पूजा हवन दोनों करवाया था, तो यहाँ पर कुछ क्या हो सकता है? लेकिन कभी कभी ऐसी पूजा हवन किसी काम नहीं आती जब उस घर में कुछ बड़ा हो। उस रात तो हमने जैसे तैसे नींद काट ली। अब अगली सुबह होती है और पापा ड्यूटी जाते हैं, और शाम के टाइम फ़ोन आता है कि मैं दरअसल मीटिंग के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो जब तक घर का देख रेख तू कर लेना, और ध्यान रहे ऐसी डरावनी फालतू बातों पर गौर नहीं करना है, वरना मम्मी फालतू में डर जाएगी। मैंने उनकी बात को एग्री करते हुए कहा, ठीक है पापा, आप चिंता मत करो, आप आराम से जाओ और आराम से आना। अब उसी रात मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी पापा तो घर पर है नहीं, तो क्यों ना अपन बाहर से कुछ ऑर्डर करते हैं, आज खाना मत बनाओ। मम्मी भी उस बात के लिए एग्री कर जाती है। तभी मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। तभी कुछ देर बाद घर की बेल बजी और बाहर से आवाज़ आई, मैम आपका फूड आ चुका है। ये बात मम्मी ने भी अच्छे से सुनी थी, और मैं जैसे ही फूड लेने के लिए बाहर गया तो बाहर कोई नहीं था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी आपको आवाज़ आई थी ना? तब मम्मी का रिएक्शन भी हाँ में था, लेकिन बाहर कोई नहीं। मैं गेट लगाकर वापस आ चुका था। तभी 15 मिनट बाद फिर बेल बजी। बाहर गया तो बाहर कोई नहीं था। इस बार मम्मी भी उठकर आ चुकी थी। तभी मैंने जहाँ से खाना ऑर्डर किया था उस होटल में फ़ोन किया। जैसे ही वहाँ पर किसी ने कॉल रिसीव करा, मैंने बिना कुछ कहे उनको सुनाना चालू कर दिया और बोला, अगर आप लोगों को खाना नहीं भेजना है तो मत भेजिए, इतना गंदा मजाक हमारे साथ मत करिए। वहाँ से जवाब आया, क्या बात कर रहे हो सर? तभी मैंने कहा, सही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पर कब से आपका लड़का बेल बजाता है और पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। तब वहाँ से जवाब आया कि सर, अभी तक आपका फूड डिलीवर हुआ ही नहीं है, हमारा लड़का अब निकलेगा यहाँ से। ये बात सुनकर तुरंत मैं और मेरी मम्मी घर में आ चुके थे। मैं समझ चुका था कि बेल बजाने वाला कोई और था, पर इतनी पोश कॉलोनी में कोई इंसान इतना भद्दा मजाक तो नहीं करेगा। मम्मी भी डर चुकी थी। थोड़ी देर बाद फिर एक बेल बजी, पर इस बार मैं डर रहा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर डिलीवर बॉय था। मैंने खाना लिया, जैसे तैसे खाना खाया। उसके बाद हम लोग मूवी देख रहे थे। तभी वो दूसरी मंजिल के ऊपर वाले कमरे से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मंत्र पढ़ रहा है।
और ये आवाज़ हम दोनों को बहुत अच्छे से आ रही थी। मैंने ऊपर जाने की कोशिश करी, तब मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा तुझे मेरी कसम है, ऊपर मत जाना। तभी ऊपर से आवाज़ आई, अब है, कब तक छुप कर बैठोगे, आओ अंदर, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। बस सुनने के लिए और कुछ बचा ही नहीं था। उसके बाद घर का मौसम एकदम से बदलने लगा था। घर की बिजली बार बार आ रही जा रही ऐसा कर रही थी। हम दोनों बहुत हिम्मत करके उस हॉल में रुके थे। तभी एकदम से सब कुछ शांत हुआ और ऊपर वाले कमरे की कुंडी खुलने की आवाज आई। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और तेजी से घर के बाहर की तरफ भागे और सड़क पर आकर खड़े हो चुके थे। पिताजी को तुरंत फोन लगाया गया कि घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, आप कुछ भी करके, कैसे भी करके तुरंत घर लौटो। पापा भी वहां पर टेंशन में आ चुके थे और तुरंत रात में वहां से निकले और सुबह 6-7 बजे तक घर पर पहुंच चुके थे। और मैं और मम्मी अभी भी घर के बाहर फुटपाथ पर बैठे थे। तभी पिताजी आए और उन्होंने मुझसे सवाल किया, इतना बड़ा घर होने के बाद भी तुम दोनों बाहर क्यों बैठे हो? तभी मम्मी ने सारी बात बताई कि कल रात में ऐसा ऐसा हुआ है और सच में इस घर में हमारे अलावा और कोई भी रह रहा है। तभी पिताजी गुस्से में घर की तरफ बढ़ने लगे थे। मम्मी ने उनको अपनी कसम देकर रुका कि तुम इस घर में अब दोबारा कदम नहीं रखोगे। और तभी पिताजी ने बोला, चलो एक काम करो, घर में नहीं रुकना तो मत रुको, अपन मामा जी के घर चलते हैं, वहां पर रुक जाएंगे, फिर कुछ इसका समाधान निकालते हैं। उसके बाद मैंने उस घर मालिक को बहुत फ़ोन करा पर उसका कॉल लग नहीं रहा था। ब्रोकर से भी बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करी पर वो भी नहीं मिल रहा था। फिर पिताजी ने उसी घर के आसपास के लोगों से पूछताछ करी, तब जाकर पता चला कि इस घर में जो पहले किराएदार रहते थे वो जादू टोने पर बहुत विश्वास करते थे और उसका प्रैक्टिकल भी किया करते थे। अक्सर हमने एक औरत को उस पेड़ के पास कुछ करते हुए देखा था। फिर वो लोग गए, उसके बाद एक घर की ऐसी हालत हो चुकी थी। फिर आप आए, हमें लगा आपको ये बात बतानी चाहिए पर कभी ऐसा मौका ही नहीं आया। पिताजी ने ये बात सुनकर तुरंत वो घर वहां से खाली करवा दिया और हम लोग वापस उसी किराए के घर में आ चुके थे। हम सोच रहे थे इस घर को कैसे तैसे निकाल दिया जाए, फिर उन पैसों से एक छोटा सा घर ले लेंगे। और हमारी बदनसीबी ऐसी कि वो घर आज तक नहीं बिका और वैसे कि वैसे ही खड़ा है। और अक्सर रात में लोगों का कहना है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती हैं। हमारे छोटे से लालच के चक्कर में हमें इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा और उस बात को आज 5 साल हो चुके हैं और हम आज भी उसी किराए के घर में रहते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी और पूरा देखने के लिए धन्यवाद।